हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने एनटीपीसी की 9 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम अपने आज करेंगे। तो इससे पहले दोस्तों अपने एनटीपीसी के 28 दिसंबर से लेके और 8 जनवरी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं इन सभी को कर लिया है और इनकी प्ले लिस्ट एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से बनी हुई है। वहां पे जाके अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो लगा सकते हैं। और एएलपी एंड टेक्नीशियन के सीवीटी 1 और सीवीटी 2 फर्स्ट और सेकंड दोनों की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो यहाँ जाके टेस्ट लगा सकते हैं और उसके बाद आप एनटीपीसी के लिए भी टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लो, इससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु का माध्य 14 है। उनके दादा और दादी की आयु क्रमशः 71 वर्ष और 67 वर्ष है। बच्चों और दादा दादी की आयु का माध्य आपको देखो दोस्तों 9 का एवरेज दिया हुआ है। टोटल एवरेज माध्य कितना 14। तो बताओ इसका टोटल कितना हो जाएगा 9 इंटू 14, 14 नहीं में 126 वर्ष होगी इन बच्चों की आयु। अब कहते हैं उनके दादा दादी की आयु इसमें ऐड कर दो 61 और 71 और 67 ऐड करो 7 8 14 6 7 13 और 2 15 और 1 16 और 1 और 1 2 264 वर्ष होगी। अब देखो कितने हो गए, 9 तो बच्चे थे और एक दादा और एक दादी कितने हो गए 11। तो 11 का आपको एवरेज पूछा है तो 11 दुआ 22, 11 चौके 44, तो 24 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, जमीर 40% की ऑफ सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता है और उसे अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर बेचता है। लाभ या हानि परसेंट बताओ। देखो दोस्तों, एमआरपी मान लो आपके पास कुछ भी प्राइस है, आपने एमआरपी मान लिया 100 रुपए का एमआरपी है, आपने इसको खरीदा सीपी, बेचा होगा तो एसपी। ओके, आपने इसको 40% छूट पर खरीदा, इसका मतलब आपने 60 रुपए में खरीदा होगा। समझ में आई बात। आपने क्या किया, अंकित मूल्य की 25% छूट पर बेचा आपने, इससे 25% छूट, तो 100 का 25% छूट दोगे तो कितने में बेचोगे 75 में। ठीक है, अब देखो 60 की खरीद के 75 में बेच रहे हो, या तो इसका रेशो बढ़ा लिया करो, या आप देखो कितने रुपए का लाभ हो रहा है 15 का, किस पर, देखो क्रय मूल्य ये है 60 पर, है ना, गुणा में 100% आ जाएगा। तो 15 एकम 15, 15 चौके 60, 1/4 होता है दोस्तों 25% प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है। यदि अंकों को उल्टा कर दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के दोगुने से 6 कम के बराबर होती है। संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर इसको बेसिक से बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, आप इसको ऑप्शन से बनाया करो। जैसे मान लो आपको पहला ऑप्शन उठाया आपने, पता नहीं कौन सा ऑप्शन है, आपने 24 उठाया, कोई संख्या क्या है 24। अब ये कहता है संख्या के अंकों को पलट दिया, आपने पलट दिया 42 कर दिया, तो नई संख्या मूल संख्या के दुगुने, मूल संख्या ये थी, उसका दुगुना करो 24 दुआ 48 हो गया, से 6 कम, इससे 6 कम के बराबर है। देखो 48 में से 6 गया 42, क्या इसके बराबर आ रही है कि जो संख्या आपने बनाई है इसको पलटने से बराबर आ रही है, इसका मतलब यही इसका आंसर है। ठीक है, 15 को और चेक कर लो, 15 का उल्टा कितना होगा दोस्तों 30 होगा, होगा ना, सॉरी 15 का उल्टा 30 थोड़ी होगा, 15 के अंकों का अपने क्रम बदलेंगे तो 51 बनेगा। अब इसने कहा है कि मूल संख्या 15 मानी थी आपने, इसका क्या करना है डबल करना है, 15 दुआ 30, इसमें -6 करेंगे, क्या इसके बराबर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगी। इसी प्रकार इसको चेक कर सकते हो, इसको कर सकते हो, अपना ऑप्शन तो ये आ गया। नेक्स्ट, 300 और 100, नेक्स्ट 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। दोस्तों देखो 300 और 1000 के बीच पूछी है, तो इसमें आपको सबसे पहले तो 300 से जस्ट आगे वाली संख्या देखो पहले, तो 300 में डिवाइड करो किसका 7 का, 7 चौके 28, कितना आएगा 2 0, 7 दुआ 14, 7 दुआ 14, कितना बच गया 6। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखो इनका अंतर ऐड करेंगे अपने, तो 301 आएगी संख्या जो 7 से पूरा पूरा डिविजिबल होगी, है तो 300 से ऊपर है ना। 300 और किसके बीच में पूछी है 1000 के बीच में। अब इधर भी 1000 में डिवाइड करके देखो 1000 से छोटी संख्या निकालनी है, 7 एकम 7, 3, 7 चौके 28, 2, 7 दुए 14, कितना आ गया 6। अब देखो इसमें से 6 माइनस कर दो तो इससे कम वाली संख्या आ जाएगी, 900 कितना आ गया 94 आ गया। ये नहीं लेनी और ये भी नहीं लेनी, इनके बीच की लेनी थी।
301 आ गई, फिर 300 कितनी आएगी, 8 आएगी, फिर 315 आएगी। इसी प्रकार यहाँ तक चलता जाएगा। दोस्तों इनका डिफरेंस कितना आता जाएगा, जिससे डिविजिबल है, किससे, 7 से। तो आपने 7 के अकॉर्डिंग इसको निकाला है, 7 7 ऐड करते जाएंगे। अब इसमें आपको पद निकालने हो तो आप इसमें एपी का फॉर्मूला लगाओ, इससे पद निकालो। कैसे, एन इक्वल टू होता है लास्ट पद माइनस का फर्स्ट पद अपॉन में कॉमन डिफरेंस और प्लस का 1 होता है। तो लास्ट और फर्स्ट का डिफरेंस देखो कितना है दोस्तों, 994 और 301, इनका डिफरेंस कर दो। 301 इसमें से माइनस करो, कितना आएगा, 3 9 6, 693। कॉमन डिफरेंस कौन सा होता है, ये रहा 7 7 का, ये 7 चल रहा है। प्लस का क्या करना होता है, 1। 7 नीम 63, 7 नीम 63, तो 99 और ये कितना हो गया, 100। किसने कितने पद आएंगे, 100 पद आएंगे। चलिए नेक्स्ट पे हल करना है दोस्तों। देखो 2 8 16 और 8 को 80 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये 10 आ गया, बीच में प्लस है, ये आ गया 30, ये 15 दूआ 30 और ये क्या आ गया 4, प्लस का कितना आ गया 4। इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे अंदर वाले को तो -30 + 30 तो 0 हो गया, 4 बचा। 4 - 12 कितना आएगा, माइनस का 8, तो यहां से आ गया -8। तो कितना आएगा दोस्तों, 2 आंसर आएगा इसका, बी नंबर ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 7000 चक्कर लगाता है, पहिए का व्यास बताना है दोस्तों। देखो दोस्तों, एक साइकिल चलाने में, एक साइकिल एक चक्कर में आप कितनी दूरी तय करते हो पहिए के लिए, आप बोलोगे सर 2πr दूरी होती है, ये मतलब परिधि के बराबर दूरी तय करते हैं। आपको 7000 साइकिल चलानी है, कितने, 7000 साइकिल। तो बताओ कितनी होगी, 7000 इंटू एक चक्र में 2πr है तो इसका गुणा कर देंगे ना, एक चक्र में इतनी, तो 7000 में 7000 इंटू 2πr हो गया। अब ये दूरी इतनी चली है लेकिन आपको दिया हुआ 11 किलोमीटर, तो देखो आपको सेंटीमीटर में ऑप्शन दिए ना, आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो देखो 11000 मीटर हो गया, 1000 से गुणा किया, 100 से और गुणा कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब यहां से इसको काट लो, कट रहा है क्या, देखो 3 0 से ये 3 0 काट दो इसकी, यहाँ 1100 बचेगा। 7 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू में r बराबर में कितना हो गया, 1100। अब यहां से इसको काटो, 7 एकम 7, 7 से 7 कट गया, 22, इसको 2 को मत काटो, 22 दूआ 22 5 110, 50 आ गया। देखो r और 2 को गुणा करोगे तो 2r आएगा, और कितना आ गया 50। r की वैल्यू तो निकालनी नहीं, आपको तो व्यास निकालना था। व्यास क्या होता है, 2r, त्रिज्या का दुगुना होता है। देखो तो आपको 2r की वैल्यू चाहिए थी, कितनी आ गई दोस्तों, डायरेक्ट 50। नेक्स्ट, कोण निकालना है दोस्तों, x की वैल्यू। देखो आप क्या करो दोस्तों, इसको 122 डिग्री दिया हुआ है, x पूछा है, ये कोण, इसको आगे बढ़ाओ, इधर वाली साइड बढ़ा दिया। इसका मतलब ये इसके देखो समांतर है बी और सी, बी सी रेखा इसके समांतर है, तो इसको पीछे बढ़ाओगे आप सीधा तो ये रेखा इसके समांतर होगी। दो समांतर रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा काटे तो ये कोण 38 डिग्री है, तो ये कोण भी कितना होगा, 38 डिग्री, संगत कोण हो गया ना, तो ये भी 38 डिग्री होगा, 38 डिग्री इसका आंसर होगा। अब देखो दोस्तों, ये ट्राइंगल है, इसके अंदर देखो एक ट्राइंगल आपने बनाया, मान लो कौन सा, ए, ये बी है, इसको कुछ भी मान लो, एक्स वाई मान लो जी, पॉइंट, इस वाले पॉइंट को, ये x है, इसका बाह्य कोण कितना है, 122 है, और ये 38 डिग्री है। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि बाह्य कोण जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। इंटरनल एंगल ये है, इसके अपोजिट एंगल दोनों इनके सम के बराबर होता है। तो x प्लस 38 बराबर किसके होगा, 122 के। तो ये 38 इसमें से माइनस करो, 12 में से 8 गया 4, तो इकाई अंक 4 वाला एक ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, दिलीप राय ने अमरजीत से 9% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 24,000 रुपए उधार लिए, वह राशि ज्ञात कीजिए जो 3 वर्ष बाद के वापस करनी होगी। ऐसा ही परसेंट पूछा है दोस्तों, कितना आएगा, देखो 1 साल का 9%, तो 3 साल का 3 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 27%। ये तो ब्याज है। अगर आपको अमाउंट परसेंटेज पूछे तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल तो 100% होता है, हमें पता है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो 100 तो वो मिलना ही मिलना है, 100% है, 27% इससे ऊपर और मिलना है, तो 127% मिलना है। आपके पास देखो मूलधन कितना है, 100% की वैल्यू है, कितना 24,000, आपको 127 की वैल्यू पूछी है, कितने की पूछी है, 127 की। ये निकाल दो इसको, 24 7 168, ये जीरो तो आना है ना पीछे, 24 7 168 16, 24 दूना 48 और 16 कितने हो गए 64, 6 बच गया, 24 से 24 और 6 30 हो गया, तो 30 480 इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको इसका 27% निकाल के जो आएगा ऐसा ही आएगा ब्याज, इसको 24,000 में ऐड कर दोगे तो वैसे भी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 3
के चार क्रमागत गुणजों का योग 78 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे बड़ी संख्या मान लो आप, इसमें से एक ऑप्शन उठा लो कोई भी। आपने जैसे मान लो 24 मान लिया, इसमें से 18 मान लो चाहिए। चलो 18 से करते हैं। सबसे बड़ी संख्या 18, इससे देखो छोटी संख्या इससे कम गुणज कितना होगा 15 होगा, जो 3 से डिविजिबल है। फिर कितना होगा 12, फिर कितना होगा 9, मतलब 4 गुणज है, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18। इन सभी का योग बताओ 78 हो रहा है क्या? 78। 18 15 33, 33 और 2 35, 45 और 9 54 हो रहा है। ये नहीं हो रहा, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। 27 का लोगे तो 27, यहाँ पे 24, फिर कितना आएगा 21, फिर आएगा 18। इन सभी को ऐड करो, क्या 78 हो रहा है क्या? 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 और 8 20। इकाई अंक कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए 8, वैसे भी नहीं हो रहा। 24, ये 24 आ जाएगा, है ना। फिर कितना आएगा 21, फिर कितना आएगा 18, फिर कितना आएगा 15, 5 और 8 13, 13 और 14, 14 और 4 18। इकाई अंक आ रहा है, लगभग ये बन जाएगा, है ना। तो इसको ऐड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको दोस्तों बेसिक से बनाना होगा तो क्या करोगे आप? देखो पहला गुणज मान लो आपका कितना है, ए है, 3 ए का 3 गुना मान लो ए है। दूसरा क्या होगा, देखो 3 का है तो 3a मान लो चाहिए। तो दूसरा गुणज क्या होगा 3a, a + 1 हो जाएगा। फिर उसके आगे वाला क्या होगा 3 × a + 2 हो जाएगा। फिर उससे आगे वाला क्या होगा दोस्तों 3 × a + 3 हो जाएगा। ये 4 गुणज बन गए। इनको क्या करना है, ऐड करना है, कर दो ऐड। 78 के बराबर a की वैल्यू आ जाएगी। आपको सबसे बड़ी पूछे तो ये निकाल देना आपको, ठीक है। आपको क्या निकालना है, 3 × a + 3 निकालना है। यहां से निकालो 3a 3a 3a, कितना हो गया 3 चौके 12a हो गया, ये तो प्लस 1 3 एकम 3 हो गया, 3 2 6 हो गया, और 3 3 9 हो गया, 9 और 6 15 और 3 18। ये माइनस करो, कितना आ गया 60। a की वैल्यू आ गई दोस्तों 5। सबसे बड़ी संख्या पूछी, इसमें वैल्यू पुट कर दो 3, 5 और 3 8, तो 8 3 24, तो आंसर आ गया आपका 24। नेक्स्ट, समतल भूमि पर खड़े x और y ऊंचाई के दो टावरों के शीर्ष, दोस्तों एक तो x ऊंचाई का है और क्या है, एक है y, ठीक है। इनको यहाँ पर मिला दो। उनके समतल को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, देखो ये समतल को मिला रही है, ये x ऊंचाई का है, ये y का मान लो। इसका मध्य बिंदु है मिड पॉइंट, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है। 60 डिग्री और 30 डिग्री के कोण बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये ऊंचा है तो ये क्या बनाएगा 60 डिग्री का कोण बनाएगा, ये छोटा है तो ये 30 डिग्री का कोण बनाएगा। क्या बात समझ आ गई क्या? अब देखो 30 60 का आपको पता है, ये 60 होगा क्योंकि ये 90 है, ये 90 है तो ये 30 होगा। तो 30 और 60 के लिए आपको रेशो पता है। देखो देखो 30 के सामने वाली भुजा 1 है, तो 60 के सामने वाली भुजा कितनी होगी, √3 होगी। अब देखो ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है, तो ये √3 है तो ये भी √3 होगा। अब इस ट्राइंगल में आओ, 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने क्या होगा, इसका √3 गुना होगा, तो ये √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको x और y का रेशियो पूछा था, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो 1, इसका मतलब 3:1, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को 8 और 12 दिनों में क्रमशः कर सकते हैं। दोस्तों एक मेल है और एक क्या है, फीमेल है। ये 8 दिन में और ये 12 दिन में। इनका एलसीएम कितना आएगा 24, 8 तिया 24, 12 दुआ 24। अब कहता है 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो दोस्तों टोटल वर्क है 24, आपको किससे करवाना है। देखो एक पुरुष 3 काम करता है तो 2 पुरुष कितना काम करेंगे 6, एक महिला 2 काम करती है एक दिन में तो 3 महिलाएं कितना काम करेंगी 6, तो टोटल दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम करेंगे 12। तो ये 12 से डिवाइड करो, कितने दिन ले लेंगे, रो एक डेली का 12 काम करेंगे तो 24 काम करने में 2 दिन लेंगे। इसका मतलब आंसर कितना आ गया 2 डेज। नेक्स्ट, किसी संख्या के 82 और 73% के बीच का अंतर कितना है दोस्तों 72। देखो कितने परसेंट का अंतर है 9% का। 9 की वैल्यू 72, 48% बताओ तो 48% बता दो, इसका कितना गुना हो गया 8 गुना, तो इसका भी 8 गुना कर दो, 8 × 2 64, इकाई अंक कितना आ रहा है 4, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, जावेद ने वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज 2 वर्षों के लिए 10,000 रुपए उधार लिए और 2 वर्ष के अंत में 12,500 रुपए का भुगतान किया। यदि उसने साधारण ब्याज पर राशि उधार ली होती तो वह कितने रुपए की बचत करता। दोस्तों सबसे पहले तो आपको रेट निकालनी पड़ेगी। देखो आपको प्रिंसिपल दी है, अमाउंट दी है 10,000 रुपए का प्रिंसिपल, कितने साल में 2 साल में कितना हो गया 12,544। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 साल का आपको दिया हुआ है, इसका मतलब आपको स्क्वायर रूट निकालना है। 3 साल का होता है तो मतलब क्यूब रूट निकालना होता है। 4 साल का मतलब होता है कि 1/4 पावर निकालनी होती है।
तो 2 साल का 1 साल में निकालना चाहोगे तो आप क्या करोगे, इसका रूट करोगे, है ना। अब देखो 10,000 का रूट तो आपको पता है 100 आ जाएगा डायरेक्ट। इसका रूट निकालना हो तो आपको देखो, रूट निकालना तभी आपको बताया कि आप सीख लो, अगर नहीं सीखा तो। पीछे के 2 अंक कितने हैं, 44, किससे आते हैं बताओ, 4 आ रहा है ना। तो 4 किससे आएगा, या तो 2 का स्क्वायर करने से आएगा या फिर किससे आएगा, 8 का स्क्वायर करने से आएगा। इसके अलावा दोस्तों देखो 125 है, तो जस्ट इससे छोटी परफेक्ट स्क्वायर संख्या देखो कौन सी होती है, 11 होती है। देखो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, लेकिन 125 तो यहाँ है। 125 से जस्ट कम कौन सी है, यही है। यहाँ पर 111 आएगा, यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे भी 11, या तो ये आंसर होगा या ये होगा। अब देखो 11 आपने निकाला है ना, इसको 11 को इससे आगे वाली संख्या से गुणा करो। 11 इंटू 12 कितना होगा, 132। 11 इंटू 12 132। 132 से देखो ये अंदर वाला क्या है, छोटा है या बड़ा, छोटा है अंदर वाला तो छोटे वाला आंसर होगा, बड़ा है अंदर वाला तो बड़ा वाला आंसर होगा। तो आपका आगे 112। अब देखो यहाँ से 100 से 12% हो गया डायरेक्ट। 100 पर जो वृद्धि होती है या कमी होती है उतना ही परसेंट होता है, या आपको नहीं पता चल रहा तो 12 वृद्धि हुई है किस पर, 100 पर, गुणा में 100 करोगे, हट जाएगा तो 12% आपकी रेट आ गई है। अब देखो आपको पूछा है कितने रुपए की बचत करेगा, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट होगा। 1 साल का 12% है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 24% ब्याज। और सीआई कितना बनेगा बताओ, सीआई 1 साल का 12% है तो 2 साल का इस प्रकार निकालते हैं ना, 12 इंटू 12/100 कितना आएगा, 25.44 आएगा। एक तरीका तो हो गया दोस्तों इसका ये। यहां से परसेंटेज का अंतर देख लो, 1.44% सॉरी 1.44%, किसका, मूलधन का, 10,000 का। इसका निकालो तो 144 रुपए आ गया ना। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका दोस्तों इसमें आप क्या लगा सकते हो, देखो आपने यहां से दर निकाल ली, छोटा सा तरीका है। अगर आपको डिफरेंस निकालना है 2 साल का, सीआई और एसआई का 2 ईयर का डिफरेंस निकालना है, तो आप क्या करो, आर स्क्वायर बाई 100 होता है। आर कितना निकाला है, 12, तो 12 का स्क्वायर 144 बाई 100, ये अंतर आ गया है ना, 1.44% आ गया ये। इसका निकाल दो डायरेक्ट 10,000 का, कितना आएगा, 144 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, 12 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में, दोस्तों 12 मेल है, एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। अब कहते हैं 32 महिलाएं, तो 32 महिलाएं, 32 फीमेल या वुमेन लिख लो, कार्य को 12 दिन में कर सकती है उसी कार्य को। देखो इसका मतलब कार्य बराबर है, आपने बराबर कर दिया। यहां से देखो दोस्तों इनका एलसीएम, इनका रेशियो आ जाएगा 16 दूना 32, 12 से 12 कट गया, तो ये मेन और ये वुमेन इधर ले आओ, इनका रेशियो क्या आ गया, 2:1 आ गया। अब देखो मेन है, जो मेन की एफिशिएंसी होगी 2, एक वुमेन की एफिशिएंसी होगी 1। अब आपको टोटल वर्क निकालना है, आपका टोटल वर्क तो ये था, आप इसमें मेन की वैल्यू पुट करोगे तो इससे निकल जाएगा टोटल वर्क। वुमेन की वैल्यू पुट करना चाहते हो तो इसमें रख दो, तो टोटल वर्क तो दोनों में समान है, किसी से भी निकाल सकते हो। आपने 2 रखा जैसे, तो टोटल वर्क कितना आएगा दोस्तों, 12 इंटू मेन की वैल्यू 2 इंटू 16, ये आ गया टोटल वर्क। कितना हो गया, 12 दूआ 24, 24 इंटू 16 करना है, 16 दूआ 32, 16 चौके 64, 384 काम आ गया टोटल। अब देखो दोस्तों 8 पुरुष और 8 महिलाओं ने मिलकर 12 दिनों तक काम किया। अब देखो 8 पुरुष है, 8 पुरुष कितना काम करेंगे, एक पुरुष 2 काम करता है, तो 8 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे, 8 दूए 16, और 8 महिलाएं एक दिन में कितना काम करेगी, 8 काम करेगी, क्योंकि एक महिला एक काम करती है तो 8 महिला कितना करेगी, 8। ये टोटल वर्क हो गया एक दिन का, इन्होंने 12 दिन तक काम किया है। तो 24 इंटू 12 करो, 24 इंटू 12 कितना आएगा, 288 आ गया। ये 288 इसमें से माइनस कर दो, ये काम तो हो गया, बचा कितना 6, और ये बच गया दोस्तों 9, 96 काम बचा है। अब ये किससे करवाना है रिमेनिंग काम, इसने बोला है जिसके बाद महिलाओं ने छोड़ दिया और 8 पुरुष शामिल हो गए। देखो 8 पुरुष तो यहाँ पर आए ही थे, ये बोला था इसने, ये देख 8 पुरुष और 8 और आगे कितने हो गए, 16, है ना। तो 16 पुरुष हो गए, तो 16 पुरुष, एक पुरुष 2 काम करता है एक दिन में, तो 16 पुरुष कितना काम करेंगे, 32, तो 32 से डिवाइड करोगे इससे तो कितना आ गया, 3 दिन। इसका मतलब 3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा रिमेनिंग काम का। बात समझ में आई है कि दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे, एक बॉक्स में 6 सफेद, 2 काली और 3 लाल गेंद है। यदि इनमें से कोई एक गेंद निकाली जाती है तो उसके सफेद न होने की प्रायिकता क्या होगी। दोस्तों टोटल बॉल कितनी होगी, 6 और 2 8 और 3 11, 11 बॉल टोटल है, नीचे आ गई। इसमें से आपको क्या लगाना है कि आपको सफेद नहीं आनी चाहिए, तो कौन सी आनी चाहिए, सफेद को छोड़ दो, 3 और 2 5 में से एक गेंद आनी चाहिए, तो 5 में से आनी चाहिए, तो 5/11 इसकी क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी।
नेक्स्ट सोल्व करना है दोस्तों। 24 तिया 72, 3 आ गया, 3 तिया 9 आ गया, तो 5 + 9 - 12, 5 और 9 14, 14 में से 12 गया, 2 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट यदि एक मिश्र धातु बनाने के लिए 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाया जाता है, जिसमें पीतल और तांबे का अनुपात 4:3 है, तो मिश्र धातु तैयार करने के लिए कितना तांबा चाहिए। दोस्तों यहाँ पे पीतल और तांबे का रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ पर पीतल की मात्रा दी हुई है 140 ग्राम, मतलब 4 की वैल्यू 140, कितना गुना हो गया 35 गुना। इसको भी कर दो 35 गुना, कितना हो जाएगा 35 दिया 105 है। अगर टोटल पूछा होता तो 7 की वैल्यू निकालते, तो 7 × 35 करते, तो 7 × 5 = 35, 3 7 × 21 और 3 24, इतना ही आएगा क्या। 7 × 5 = 35, 3 7 × 21 और 3 24, 245 आंसर फिर आता टोटल का। ये टोटल पूछा होता तो आपको पूछा था किसका, तांबे का, तो तांबा आ गया 105। नेक्स्ट सुखदेव और बलदेव के दादाजी ने 2150 रुपए की राशि को 20-23 के अनुपात में विभाजित किया। दोनों ने अपने हिस्सों में से 100 रुपए का दान किया। उनकी संबंधित राशियों का अनुपात, दोस्तों 2150 रुपए थे टोटल, उसमें से इसने क्या किया, सुखदेव और एक है बलदेव, उनको 20:23 के अनुपात में डिवाइड कर दिया पैसा। 20 और 23 कितना हो गया दोस्तों 43 टोटल की वैल्यू दी हुई है 2150। ये इसका करोगे तो ये 5 गुना मतलब 50 जाएगा, है ना। 43 × 5 = 215। अब ये 50 है तो इसको 50 से गुणा करो, इसको भी करो, कितना आएगा, ये आ गया दोस्तों 1000। इसको करोगे 23 × 5 = 115, 1150 आ गया। इन्होंने 100 रुपए दान कर दिए, 100 रुपए माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 1050। इसका कितना आ गया 900। आपको पूछे इनका रेशो, 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105, 0 से 0 गया तो 6:7 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ऐड करना है दोस्तों, देखो यहाँ पर 31 और 13 44 हो गए, 44 और 1 3 47, 47 और 3 50। देखो 50 में ये कट गया और कौन सा कट गया, ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब इनके नजदीक आना है। इकाई अंक देखो ये 3 अंक है, 3 और 1 4, इकाई अंक कितना आएगा 4 आएगा, इसमें ही आ रहा है इकाई अंक 4, इसमें तो 0 आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। बाकी आपको ऐड करना है तो आप वैसे भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट 3 से 60 तक ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित है। दोस्तों 3 से 60 तक पूछे कितनी, तो 5 से, तो 3, उसके बाद जो भी संख्या आएंगी 60 तक देखनी है आपको। तो देखो पहली संख्या 5 आएगी, ठीक है, फिर अगले वाली संख्या कौन सी आएगी 15। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 10वीं तो होती है 5 से डिविजिबल। दोस्तों यहाँ बोल रहा है विषम संख्याएं, तो 5 फिर 15 फिर 25, फिर क्या आएगी 35, फिर क्या आएगी, इस प्रकार चलती जाएगी, कहां पर है 55 तक, तो 60 नहीं आएगी ना यहाँ तक। आपको ये बताना है कितनी संख्याएं हैं, आपको इनको जोड़ना हो आप वैसे भी जोड़ सकते हो लिख के, अगर ज्यादा संख्याएं होगी तो आप फंस जाओगे, ठीक है ना। तो आप क्या किया करो दोस्तों, देखो इनका डिफरेंस है, n की वैल्यू निकालना हो एपी लगा लिया करो, क्योंकि डिफरेंस सेम है ना 10-10 का। देखो 10-10 का डिफरेंस क्या इनमें सेम है। लास्ट माइनस फर्स्ट तो 55 - 5 डिवाइड बाई कितना आएगा 10, और प्लस क्या करना होता है 1, ये आ गया 50, 50 में 10 का भाग दिया 5, 5 और 1 कितना आ गया 6। कितनी संख्याएं आएगी 6 संख्याएं आएगी। देखो 1 2 3 4 5 6, ये तो चलो छोटी संख्याएं हैं। अगर आपको इसके अंदर क्वेश्चन दिया होता 3 से 180 के बीच, 180 के बीच कितनी विषम संख्याएं 5 से डिविजिबल है, विषम संख्याएं 5 से विभाज्य है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं आपको ये चीज समझ में आई है या नहीं आई, ठीक है, ताकि आपका एक क्वेश्चन और तैयार हो जाए। चलिए नेक्स्ट पे, शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों शांत जल में अगर नाव की चाल है तो उसको n से लिखते हैं, अपने नाव की चाल, n फॉर नाव की चाल, d फॉर धारा की चाल। धारा की दिशा में जा रहे हैं तो n + d कर दो, धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो n - d कर दो, क्या कर दो n - d कर दो। ये 4 चीज अगर आपकी तैयार है ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कभी भी। आपको देखो इसमें से किसकी वैल्यू दी है, इसकी दी है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ना धारा की शांत जल में नाव की चाल। धारा की दिशा में देखो क्या है, धारा की दिशा का मतलब इसकी वैल्यू दी है, दिशा में मतलब प्लस करना है, विपरीत दिशा में माइनस करना है। 28 किलोमीटर जाता है, ये n + d की वैल्यू आएगी धारा की दिशा में। 1 घंटा 45 मिनट है, इसको क्या लिखोगे 45/60 घंटे में चेंज कर दो, 3 ये 4 एकम 4 और 3 7/4 घंटे हो गए, तो 7/4 से डिवाइड करो, ये 4 ऊपर चला जाएगा यहाँ से कट के, 7 चौके 28, 4 चौके 16 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो n +
डी बराबर 16, तो एन की वैल्यू 14, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। तो ये ऑप्शन हो गया। अगर आपको धारा की विपरीत दिशा में पूछी होती तो क्या करते दोस्तों, देखो आपकी दो ये निकाल ली, अब देखो n माइनस डी करना है, तो 14 में से 2 गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी धारा की विपरीत दिशा में चाल आ जाती। नेक्स्ट, एक वस्तु को 1360 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती है। देखो 1360 में बेचा, 15 की हानि हुई, इसका मतलब 85% में बेची है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचनी होगी, 110 में बेचनी होगी। देखो हानि हो रही है तो 100 में से माइनस कर दो, लाभ हो रहा है तो 100 में प्लस करके निकाल दो, बस ये चीज ही मैंने की है। 17 5 85, 17 8 136, 80 आ गया। 5 से काटा 16, 16 को 11 से गुणा करो, कितना आएगा 6 7 1 0, 1760। नेक्स्ट, 52 और 100 का महत्व समापवर्तक HCF पूछा है दोस्तों। तो सबसे बड़ी संख्या देखो इसमें 52 है, 52 का 52 में जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर 48, 48 का इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, तो ये भी गलत हो गया। फिर 44, इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, ये भी हो गया, तो ये बच गया, क्योंकि 4 का इसमें भी जा रहा है, 4 का इसमें भी जा रहा है। ओके। नेक्स्ट, दो संख्याओं का एलसीएम उनके महत्व का HCF का 91 गुना है। एलसीएम और HCF का रेशियो कितना है दोस्तों, देखो HCF 1 है तो एलसीएम कितना है 91 गुना है इसका। अब देखो दोनों का टोटल कितना हो गया 92 हो गया। 92 की वैल्यू दे रखी है आपको 2760, 2760। अब ये कितना गुना हो गया दोस्तों, 46 गुना 92, 46 को करोगे तो 6 बार जाएगा, 2 से करोगे तो ये आ गया, 1 की वैल्यू आ गई दोस्तों 30। ओके, इसका भी 30 गुना कर दो तो 91 इंटू 30 आ जाएगा एलसीएम। इसका भी 30 गुना कर दो तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 30 मतलब 30 आ गया HCF। अब देखो एक संख्या 210 है तो दूसरी, देखो दो संख्याओं का गुणा उनके एलसीएम और HCF के इक्वल होता है। एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है आपको। एलसीएम कितना है 91 इंटू 30 लिख लो, HCF कितना है 30 आया ये रहा। अब यहां से काटोगे, देखो 30 से कम 30, 30 से काटोगे 7 बार जाएगा, 7 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 13 आएगा। तो सेकंड संख्या कितनी आएगी दोस्तों 13 इंटू 30 390, कहां ऑप्शन है डी नंबर। नेक्स्ट, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, कोण ARS 125, तो PAB का मान देखो ARS ये है 125 डिग्री, PAB ये कोण पूछा है आपको इससे। अब देखो दोस्तों AB क्या है इसके अंदर, देखो AOB, O आपको केंद्र दिए, इसका मतलब AB क्या है व्यास है वृत्त का। अब आपको ये कोण पूछा है कौन सा PAB। सबसे पहले बताओ एक सरल रेखा है, इस पर ये कोण 125 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा 180 होता है ना, इस पर ये हो गया 55 डिग्री हो गया। तो इस लाइन पे देखो SRP वाली लाइन पे ये 125 है तो ये कितना बचेगा 55 बचेगा, कितना बचेगा 55 बचेगा। अब दोस्तों आप एक चीज यहां से नोट करो, अगर एक ही चाप द्वारा इस चाप द्वारा देखो इस परिधि पर कितना कोण बना है 55 डिग्री बना है, इसी चाप द्वारा ये कोण बना हुआ है, देखो ये रहा, इसी चाप द्वारा देखो ये कोण बना है, ये वाला बना है कि नहीं बना, तो ये कोण भी कितना होगा 55 डिग्री होगा। देखो एक वृत्त है, इसके अंदर आपने अगर मान लो एक चाप द्वारा, मान लो ये चाप है आपका यहां से लेके यहां तक, इस चाप द्वारा आपने एक कोण बनाया परिधि पर, ये अगर मान लो 50 डिग्री है ना, तो इसी चाप द्वारा परिधि पर कोई कितने भी कोण बना लो सारे के सारे क्या होंगे 50-50 के होंगे। इस प्रकार इसी सेम चाप द्वारा ये भी 50 होगा। इसी प्रकार मैंने इसमें लगाया तो ये 55 आ गया। अब देखो इस ट्राइंगल में देखो APB में, ये देखो ट्राइंगल में ये कोण 55, ये एक नियम होता है कि एक वृत्त है इसके अंदर इसके व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है, तो ये व्यास है AB, इसके द्वारा ये परिधि पर ये कोण बना, देखो ये कोण ये कितना होगा 90। देखो त्रिभुज के एक कोण 90 एक 55, तो दूसरा कोण कितना बचेगा 35, तो ये 35 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सबसे भारी छात्र का वजन कितना होगा दोस्तों, इसमें सबसे भारी देखना है 58 आ गया, 50 53 51 58 फिर आ गया 59 आ गया, 59 से बड़ा है क्या कुछ 59, इसका मतलब 59 आंसर आ गया। नेक्स्ट, सर्वाधिक बारंबारता वाला बार कौन सा है दोस्तों, देखो बारंबारता अगर पूछ लिया आपको सीधा, या आपको बहुलक पूछ लेता यहाँ पर लिख देता बहुलक बताओ, तो सबसे जो ज्यादा बार आए वही तो बहुलक होता है ना, या बारंबारता का मतलब बार बार आना। 58 कितनी बार आया दोस्तों, देखो यहाँ पर ऑप्शन है ना उनमें से देखा करो। 52 देखना है, 52 कितनी बार आया इसमें 1, इसके बाद 2, इसके बाद कितना आ गया 3 और एक 4 बार आया, ये आया 4 बार। फिर इसके बाद 54 देखना है 54 देखो कितनी बार आया 1 2, आगे देखो 3 बार आया ये
तो ये तो वैसे ही कट गया। फिर 55 देखना है, 55 एक बार आया है, फिर 55 दो बार हो गया, फिर उसके बाद 3 बार हो गया, ये 3 बार आया, ये भी कट गया। अभी तक तो 4 चल रहे हैं। 53 देखो, 53 एक बार आ गया, 2 3 4 और एक 5। देखो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यही तो ऑप्शन बचा था। ये 5 बार आ गई, इससे पहले वाले ये 4 है, ये दोनों वैसे ही कम है, तो ये ऑप्शन हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से दिए गए आंकड़ों में सबसे कम बारंबारता वाला भार निम्न में से कौन सा है। दोस्तों सबसे कम देखना है आपको, तो ये वापस आपको चेक करना पड़ेगा कितना। अभी जो सवाल करवाया है उसमें अपने सबसे ज्यादा देख रहे थे, सबसे ज्यादा बार कौन सा है। अब इसमें देखना है कि इन ऑप्शन को चेक करो, जो ऑप्शन में है 58 है, 52 है, 54 है, 50 है। 50 देखो कितनी बार है, एक हो गया, है ना। देखो एक ही बार आया है। अभी तक अपने चेक किया था कौन सा, 54, 52, 58, उसमें चेक कर लिया, ये ज्यादा बार आए थे। तो सबसे इसका आंसर कौन सा होगा, सॉरी 50 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, दिए गए आंकड़ों का प्रास क्या है। दोस्तों आपको रेंज पूछी है। रेंज का मतलब हो गया सबसे मिनिमम वैल्यू और सबसे मैक्सिमम वैल्यू का अंतर होता है, इसी को बोलते हैं रेंज या प्रास। देखो सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 50 से कम है क्या कोई, 50 से कम कोई नहीं है। और सबसे मैक्सिमम कौन सी है, 59 थी। इनका देखो अंतर कितना है, मिनिमम और मैक्सिमम का 9, तो ये ऑप्शन हो गया आपका। नेक्स्ट, 3 का रूट देखो, इसको सोल्व करो इधर से, रूट 9, तो ये आ गया 3, 16 और इसका रूट कितना आ गया 4, तो 4 माइनस का 4 और माइनस का 3 माइनस का 7 हो गया। 56 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा 49, 49 का रूट करोगे कितना आएगा 7, है ना। 7 दुए 14, 14 इसमें ऐड करोगे प्लस है तो 144, 144 का रूट करोगे तो कितना आ गया 12, 12 इसमें ऐड करोगे कितना बनेगा 49, 49 का रूट करोगे कितना आएगा 7। नेक्स्ट, 0.037 पे बार को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पी एक पूर्ण संख्या है और क्यू एक प्राकृत संख्या है। दोस्तों इसको पी वाई क्यू में व्यक्त करना है तो क्या करोगे, 0.037 ओनली 7 पे बार है, एक ही संख्या पर। आप क्या करो, जितनी संख्या है देखो 037 लिखोगे, ये संख्या है तो जीरो का तो कोई मतलब नहीं है ना। तो 37 में क्या माइनस करना है, जिस पे बार नहीं है। क्या माइनस करना है दोस्तों, जिस पे बार नहीं है। किस पे नहीं है, 03 पर, तो 03 माइनस कर दो। नीचे क्या आएगा, जितनी संख्याओं पर बार है कितनी पर है, एक पर है, तो एक बार 9 आ गया। जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतने क्या आएंगे, जीरो आएंगे, 2 बार 0 आ गई। बस ये हो गया 34 डिवाइड बाई 900, इसको काट दो 17 और इसका आता कितना हो जाएगा 450, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 2/4, 1 माइनस 5/4, 1 माइनस 6/4। देखो दोस्तों जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। आप यहाँ पे देखो, एक में से 1/4 घट रहा है, फिर एक में से 2/4 घट रहा है, फिर 2 हो गया, फिर 3/4 घट गया, फिर 4/4 घट गया, फिर 5/4 घट रहा है, फिर 6/4 घट रहा है ना। तो एक सीरीज बन रही है। तो बीच में 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 2/4, फिर आएगा 1 माइनस 3/4, फिर आएगा 1 माइनस 4/4, क्योंकि इसके आगे देखो 1 माइनस 5/4, ये सीरीज चला रखी है इसने, है ना। इसको सोल्व करेंगे तो कुछ नहीं बन रहा। बाकी आपको इस प्रकार के सवालों को सोल्व करके भी देखना चाहिए, जैसे 4 एकम 4 में से 3/4 है। कई बार इस प्रकार या इस प्रकार कट रही होती है तो वो अपने सवाल हो जाता है। अब इसमें देखो 1 माइनस 4/4 करोगे, 4 से 4 गए तो 1 माइनस 1 आएगा, 1 माइनस 1 की वैल्यू कितनी आएगी 0, और सारी संख्याएं गुणा में है तो 1 0 आ गई तो सारी की सारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। इसके अलावा अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू।